नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फ्यूचर 2026 से लेकर आने वाले 20 से लेकर 30 साल का ये बहुत ज्यादा अनसर्टन है। बड़े इवेंट्स होने वाले हैं और ऐसे टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर, एक मैं कहूंगा फेमस ऑथर और बिलियनियर रे डेलियो ने रिसेंटली बड़ी प्रेडिक्शंस करी है फ्यूचर के बारे में। इन्होंने ये कहा है कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये टूट चुका है और अब आने वाले समय में हम देखेंगे स्टेज 6 ऑफ द बिग साइकिल। इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ पे आपको समझना होगा। रे डेलियो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रिडिक्शन करने वाले कोई गुरु हैं या फिर बस ये आर्टिकल्स लिखते हैं। नहीं, ये ओवर द इयर्स काफी बार पीएम मोदी समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वेरियस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने थॉट शेयर कर चुके हैं। भारत भी आ चुके हैं काफी बार। पीएम मोदी को ये काफी रिगार्ड करते हैं। और जब यूएसए में इनसे पूछा गया कि बाइडन को सपोर्ट करते हो या फिर ट्रंप को, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि एक फासिस्ट है, दूसरा कमजोर सा लीडर है। और ओवर द इयर्स रे डेलियो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो दुनिया भर में कई इन्वेस्टर्स, कई स्टूडेंट्स ने पढ़ी है। और रे डेलियो का देखिए एम्पायर्स को लेकर या कंट्रीज को लेकर ये मानना है कि इनकी 6 स्टेज की साइकिल होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है रे डेलियोज बिग साइकिल। रे डेलियो ये मानते हैं कि जब एक कंट्री इनिशियली कोई बड़ी वॉर जीतता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1945 में जाएं तो यूएसए ने जब वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली अपने यूरोपियन एलाइज के साथ, तब एक न्यू ऑर्डर एस्टैब्लिश किया गया। न्यू ऑर्डर जब एस्टैब्लिश हो जाता है बड़ी वॉर के बाद, उसके बाद शांति, प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, न्यू रूल्स, ये सब देखे जाते हैं। और ये देखा भी गया इनिशियली 1960s तक। उसके बाद आता है राइज टू प्रॉस्पेरिटी। हमने ये देखा कि बड़ी कंपनियां उठती हैं, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होती है, एजुकेशन, इनोवेशन ये लगातार बढ़ती रहती है, जो हमने 1970s और 80s के दौर में देखा। फिर आता है पीक, जब ये कंपनीज बहुत ज्यादा रिच हो जाती हैं। और यूएसए का भी आप कह लीजिए पीक आया था 1990s के आसपास या अर्ली 2000s के आसपास, आप कह सकते हैं यूएसए अपनी पावर के पीक पे था। फिर उसके बाद आती है स्टेज 4 डिक्लाइन, फाइनेंशियल क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल साल 2008 में आपको याद होगा एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और पहली बार देखा गया कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये इंटरनली कितना जरा कमजोर है। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये जो रे डेलियो का जो ये बिग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है ये काफी हद तक लोगों ने एक्सेप्ट किया था साल 2008 में, जब रे डेलियो ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि 2008 में एक फाइनेंशियल संकट आने वाला है। तो स्टेज 4 आया 2008 में। उसके बाद आता है स्टेज 5। स्टेज 5 में क्या होता है, इंटरनली देश में ना रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, सिस्टम टूट रहे हैं, ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। यूएसए में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाहे सिविल वॉर ओपनली तो नहीं हो रही, मगर जो दो आइडियोलॉजी के लोग हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। कई स्टेट्स हैं वो कह रही हैं कि सेंटर की फोर्सेस को हम अलाउ नहीं करेंगे, उनको निकाल दो। विचारधारा को लेकर, लेफ्ट विंग, राइट विंग को लेकर जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अब रे डेलियो का ये कहना है कि वी आर इन स्टेज 6 ऑफ द बिग साइकिल। और स्टेज 6 में क्या होता है, ओल्ड ऑर्डर गिर जाता है, जो रिसेंटली मार्को रूबियो ने एडमिट भी किया कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो ऑर्डर बनाया था ये अब गिर चुका है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना सिर्फ कंट्रीज में, कंपनीज में, इवन सोसाइटी में भी पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कई देशों को जो हिस्सा पहले उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं मिलता था, वो पैसा वहां तक अपने आप पहुंचेगा। इन्वेस्टर्स खुद वहां पर पैसा लेकर जाएंगे, वो देश मांगेंगे नहीं, वो मार्केट अपने आप ही वो पैसा उस देश की तरफ ले जाएगी। और साथ ही साथ आप देखोगे नई पावर्स एमर्ज करेंगी, न्यू पावर्स विल एमर्ज। और रे डेलियो ने ये दिखाया कि जब भी स्टेज 6 आता है एक बड़े एम्पायर या फिर एक बड़े देश का, तो वो देश फिर लड़ता है, वो देश हो जाता है बहुत अग्रेसिव। वो देश फिर कहीं भी देखता है कि कोई मुझसे लड़ ले, मैं मिलिट्री पावर अपनी दिखा दूं। ये हिस्ट्री में हर बार देखा गया है। रे डेलियो ने इससे रिलेटेड एक एनिमेशन भी रिलीज किया था जहां पे आप देख पाओगे इन्होंने कंपेयर किया है ग्रेट एम्पायर्स को। इसमें अमेरिकन एम्पायर, चाइनीज, इंडियन, ब्रिटिश, जापानीज, रशियन, डच, ये सभी एम्पायर्स आपको दिख जाएंगे। पिछले कुछ सालों में अगर हम फोकस करें तो प्राइमरली 4 एम्पायर्स की डोमिनेशन सबसे ज्यादा देखी गई है। एक अमेरिकन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और डच एम्पायर। इन्होंने इन एम्पायर्स का राइज और फॉल ना सिंप्लीफाई किया और ये कहा कि हर एक एम्पायर की जो लेंथ है, ओवरऑल टाइम में जो लेंथ है आप अगर देखो तो 250 साल की रहती है। और फिर जब उस एम्पायर का फॉल आता है, डिक्लाइन आता है, तो एक विंडो आती है 10 से लेकर 20 साल की। जैसे डच एम्पायर आप अगर देखो, जी हाँ, ब्रिटिश एम्पायर से पहले जो डच एम्पायर है, नेदरलैंड्स का जो एम्पायर है, बहुत ही पावरफुल था। डच काफी बार ब्रिटिश नेवी को आराम से हरा दिया करते थे। ब्रिटिश एम्पायर का भी आप अगर फॉल देखो तो आखिरी के जो 10 से 20 साल थे ना, ये बहुत ज्यादा वॉयलेंस से भरे थे। ब्रिटिश एम्पायर ने काफी जगह वॉर लड़ी, काफी जगह वॉर करवाई और अब हम देख रहे हैं
कि यूएसए भी अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो अब माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे चाइनीज एम्पायर का राइज होगा और यूएस एम्पायर लगातार फॉल करेगा ना, हम देखने वाले हैं कि आने वाले 10 से 20 सालों में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, बहुत सारी वॉर होने वाली है। और अगेन ये एक हिस्टोरिक पैटर्न है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, हम एक हिस्टोरिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल यह आएगा कि सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा। देखिए, इंडिया एक काफी ज्यादा, मैं कहूंगा, कंफर्टेबल पोजीशन पे है। इंडिया के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर कर पाना, और मतलब हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इनके अगेंस्ट लड़ना, ये कोई भी देश नहीं चाहेगा। इंडिया ने, आप कह लीजिए, अपनी जो बेसिक सिक्योरिटी है इसको सॉलिडिफाई कर दिया है। कोई एक्सटर्नल थ्रेट हमको वॉर में नहीं रहने वाला। बहुत कम कंट्रीज हैं ऐसा करने वाले, और उनके पास कोई रीजन नहीं है इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने का। हमें ध्यान रखना होगा कैपिटल वॉर के बारे में जो आने वाली है। रे डेलियो ने वार्निंग दी है कि दुनिया बहुत ही ज्यादा करीब है एक कैपिटल वॉर की। अब यहाँ पे आप कहोगे कैपिटल वॉर ये क्या होता है, क्या राजधानियां लड़ेंगी? नहीं, ये वो वाला कैपिटल नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैपिटल की, हम बात कर रहे हैं संपत्ति की, अमाउंट की। आप देखते हैं ना, कैपिटल, इंटरेस्ट, उस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं। तो डेलियो का ये कहना है कि यूएस बहुत ही जल्द एक कैपिटल वॉर शुरू करने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये तो काफी न्यूज में रहा। आने वाले कुछ सालों में, या हो सकता है कि कुछ महीनों में भी, 2026 के एंड में कैपिटल वॉर, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ही ज्यादा यूज की जाएगी। कैपिटल वॉर में क्या होने वाला है, मतलब यूएस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, पैसा यूएसए से चाइना में ना जाए, इसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रयास किया जाएगा। एक्चुअली पैसा यूएसए से निकलकर ही बाहर के देशों में ना जाए, इसके लिए यूएस गवर्नमेंट एक्सट्रीम स्टेप्स उठाएंगी। इसके रिस्पांस में क्या होगा, कई देश यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं ये परचेज करना बंद कर देंगे। बेसिकली अचानक से आप देखोगे दुनिया भर में डेट की कमी हो जाएगी, डेट मिलेगा नहीं, और इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आएगा सीधा स्टॉक मार्केट पे। डेलियो ने बेसिकली ये कहा है कि कैपिटल वॉर जो होने वाली है ये स्टॉक मार्केट क्रैश को ला सकती है। इसमें इनका मानना क्या है कि क्या होगा, आज के समय जो एआई कंपनियां हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। ओपन एआई ने कहा है कि कुछ 170 बिलियन डॉलर्स इनको चाहिए होंगे अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए इन द फ्यूचर। ये पैसा ज्यादातर ये डेट में ही उठाएंगे। अब ये डेट अगर मान लीजिए मार्केट से बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द कैपिटल वॉर, उससे मार्केट क्रैश हो सकता है, और मार्केट क्रैश में बड़े बदलाव होंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। इन्वेस्टर्स कई मार्केट से बिल्कुल एग्जिट कर लेंगे कि वापस कभी लौटेंगे नहीं यहाँ पर। और फिर कई जो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर स्टेबिलिटी रहेगी ऐसे टाइम में, उधर बहुत सारा कैपिटल आ जाएगा। नाउ भारत यहाँ पे कहाँ खड़ा होगा, ये एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है हमारी लीडरशिप का। पीएम मोदी के लिए मैं कहूंगा आने वाले जो 3 साल हैं बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं 2029 तक। या तो इंडिया में इतना कैपिटल आ जाएगा कि सडनली हमारे पास कैपिटल इतना होगा कि हमारी कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही है, हमारी स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, या फिर अगर हम इस कैपिटल वॉर को ना झेल पाए तो बाकी कंट्रीज के साथ साथ हो सकता है कि भारत को भी इकोनॉमिक थोड़ा यहाँ पे संकट उठाना पड़े। तो आने वाला समय, आने वाले 2 से लेकर 3 साल, दे आर गोइंग टू बी मेक और ब्रेक ईयर्स। इन सालों में या तो कंट्रीज आने वाले कई दशकों तक एक प्रोस्पेरिटी की राह पे जाएंगे, या फिर कई देश बिल्कुल आप कह लीजिए कम जॉब्स, कम पर कैपिटा इनकम, हर चीज में गिरावट, ये चीजें इनको फेस करनी होंगी ना। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मैं मानता हूं कि ये सब होगा, देखिए मैं भी एक ऑब्जर्वर की तरह ये सब चीजें देख रहा हूं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रे डेलियो एक बिलियनियर, 130 बिलियन डॉलर का हेज फंड संभालने वाले आदमी, फेमस ऑथर, कई चीजें ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं। प्रेडिक्ट भी परहैप्स सही वर्ड नहीं है यहाँ पे, आप कह लो ये लिटरली कैलकुलेट करते हैं। हिस्ट्री देखी, आप नंबर्स देखते हैं, आप देखते हैं कि कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आप एक बार को ये भी कह सकते हैं कि जब इन्होंने ये सब चीजें बोल दी हैं लोग अलर्ट हो जाएंगे। इन्होंने 2008 से पहले भी बहुत वार्निंग दी थी, कई लोग अलर्ट नहीं हुए थे, कई लोगों ने नुकसान झेला, और अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है दुनिया की। सो देखना होगा कि आने वाले सालों में क्या होता है। आई थिंक बिग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। कुछ अपडेट्स आएंगी तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का जो पहला एडिशन है ये आ चुका है, और भारत की रैंक में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 10 रैंक भारत ऊपर चला गया है। आपको बताना है कि भारत की करंट रैंक इस वक्त क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 65th, 75th, 85th
या फिर 100th? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में, क्योंकि इन स्टेट्स में काफी आपको अवेयरनेस मिलेगी फ्यूचर जॉब से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है? वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का ना, मतलब आप रफली कह लीजिए 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247, फिर एक IBM ब्रांडेड आपका सर्टिफिकेट एक अलग से होगा, और फाइनली आपको एक NASSCOM का सर्टिफिकेशन अलग से मिलेगा। दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता, आपको क्या क्या मिलेगा। बहुत सारे आपके और सवाल होंगे, उन सबके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको ये कोर्स सूट करता है तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। याद रखिएगा, हमारा जो फ्रेश बैच है बिजनेस एनालिटिक्स का, द फर्स्ट बैच एवर, ये शुरू हो जाएगा 14 फरवरी 2026 से। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।